तो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपको लेके भारतीय संविधान का एक चैप्टर। हम भारतीय संविधान के बारे में धीरे धीरे सारी जानकारियां जुटा रहे हैं क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आज से हम भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एक्चुअली अगर आप देखें तो हमें भारतीय संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी, किसी को भी संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग इतना जल चुके थे कि हमने अब दूध भी जलने के बाद छाछ भी फूक फूक के पीनी शुरू की, क्योंकि हम पहले अपने भारतीय राजाओं के जो रवैये थे उनसे हम, जो जनता थी वो त्रस्त थी। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय राजा जब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुए तो जो मुगल आतताई और जो टर्किश और जो अकबर और ढेर सारे जो फॉरेनर्स हमारे ऊपर आकर के आक्रमण करके हमें फिर से दबाने की कोशिश किए। उसके बाद क्योंकि हमारे अंदर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमारे अंदर कोई एकता नहीं थी, इसलिए कोई भी आके हमें बिल्कुल दबा के जाता था। और हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन हम खुद इन लोगों के नीचे दबे हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स आ गए, इन्होंने भी हमें पूरी तरीके से लूटने की कोशिश की। भले आज लोग ये बोलते हो कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दिया, ब्रिटिशर्स ने हमें सारे संसाधन दिए, वो हमारे लिए थोड़ी दिए थे, उन्हें हमारा जो सामान था वो लूट के ले जाना था। तो उन्होंने उसके लिए ट्रेन का डेवलपमेंट शुरू किया, वो एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके आते थे। हाँ ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लेके आते थे क्योंकि उनके यहां कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, लेकिन वो भी आए थे हमें लूटने के ही प्रोस्पेक्ट देख करके। उनकी एक कंपनी आई थी, आपको नहीं लगता कि कोई एक कंपनी आ करके हमारे इतने बड़े एक सब कॉन्टिनेंट को अपने अंदर बैठा लेना, जबकि हमारे यहां इतने बड़े बड़े किंग थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे जब इनसे हमें छुटकारा मिला, ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने बहुत ही एक वेल मैनेज तरीके से हमें छोड़ा, हमें किसी और के हाथों में दे करके नहीं छोड़ा। इन्होंने हमसे पूछा, एक्चुअली इनका भी एक स्वार्थ था, क्योंकि ये जानते थे कि अगर यहां पे इंडिया को बिना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किए या बिना इन्हें सरकार कैसे बनाई जाती है सिखाए बिना अगर हम चले जाते हैं तो तुरंत ये जापान या यूएसए के उपनिवेश बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे ऊपर, भारत के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए थे। जैसे ही इंग्लैंड वाले निकले, हम दोनों यहां पे धावा बोल दें। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसमें जापान की तो हार ही हो गई, लेकिन फिर इन्होंने हमें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट तक, जब तक अंतरिम सरकार नहीं बन गई थी, तब तक वो हमारे साथ थे और हमारी सरकार को फॉर्म करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन देके हमें एक्चुअली एक रूल के तहत सिखा करके कि हम अपनी लाइफ स्टाइल, हम अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकते हैं, ये सिखा करके वो लोग चले गए। जाना उनकी मजबूरी थी, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो आई होप कि वो अभी भी ना गए होते। लेकिन हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी थे वो उन्हें हटाने में बहुत सक्षम थे और अंतिम दम तक हमने उनकी नाक में दम कर दिया और अंततः उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद जब हम इन लोगों से जब आजादी मिली तो हमें यह लगा कि नहीं, वापस से ये जो राजा महाराजा खड़े हो रहे हैं, वापस से अगर इन राजाओं के हाथों में ये सत्ता दे दी गई, ये देश दे दिया गया, तो फिर से ये राजा अपने ही, जो आप कह सकते हैं कि अपने हिसाब से जो देश को चलाने लग जाएंगे, जो मोनार्की चलने लग जाती थी, उसकी वजह से हमारा कोई भी बाहर का आदमी आता था, बस उस राजा को जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी उसे हटाया और पूरे देश पे उसका कब्जा हो जाता था। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम एक वेल मैनेज तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो वेल मैनेज तरीके से कैसे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कुछ लॉज फॉर्म कर दिए कि हमारा देश आपके हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हमारा देश चलेगा एक मोटी सी किताब के हिसाब से, जो इस किताब में लिखा होगा। और उन्होंने एकदम प्रॉपर वे में उस किताब को फॉर्म किया। बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने घूमा, उनकी जो डेमोक्रेसी थी उन्हें देखा, उसे ऑब्जर्व किया और फिर यहां पे आ गए। यहां पे आने के बाद उन्होंने उसे फिर से एक प्रिसाइज फॉर्म में
किया कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए किस देश का कौन सा कानून बेस्ट होगा, उन्हें वहां पे पेस्ट करके डाला गया। एक्चुअली ये इंग्लिश में लिखा गया था, फिर उसे हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। अब हम समझते हैं कि ये जो लॉस फॉर्म किए गए वो एक्चुअली, आप ये समझिए, इसको दिमाग से हटाइए। इसे बहुत से लोग शुरुआत से पढ़ाते हैं कि नहीं 1773 में कैसे वो रेगुलेटिंग एक्ट आया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ये फला फला, वो मैं किसी अलग वीडियो में लेके आऊंगा। आपको सीधे समझना क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप यहीं से समझना शुरू करिए। वो अलग वीडियो में आप ला करके उसे एक रेल के डिब्बे की तरह जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी रेल अब फॉर्म हो रही है तो हम यहां से शुरू करते हैं। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, क्या हुआ, उसमें हम बाद में जाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो है हमारे पास। लेकिन अभी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम समझते हैं कैसे। देखिए हमने क्या किया, एक मोटी सी किताब है, एक्चुअली एक मोटी सी किताब है जिसे हमारे देश को चलाना कैसे, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो उस किताब में जैसे हम कोई भी एक बुक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं, उसे जब हम पहला पलटते हैं तो उसमें लिखा होता है जो आपके चैप्टर्स हैं उनके नेम, ठीक है। तो हम उन चैप्टर्स के नेम को समझ सकते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे चैप्टर 1 दिस नेम, अब वो चैप्टर 1 किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है वो लिखा होता है ना उस पे, वही वो पेज नंबर है। अरे वो जो चैप्टर नेम लिखे हुए हैं वो है आपके प्रीफिक्स टाइप के। अब ये क्या है, भाग। तो इसमें कुल कितने चैप्टर हम समझ सकते हैं, 22 चैप्टर्स हैं। अब उस 22 चैप्टर्स को किन किन पेज नंबर पे डिनोट किया गया है। जैसे चैप्टर 1 सपोज लीजिए, मैंने आज चैप्टर 1 ही पढ़ाना है। चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1, 22 भाग में से एक पार्ट। एक्चुअली भाग तो हमारे 25 है, लेकिन एक्चुअली जो नंबर में भाग होते हैं ना वो 22 ही होते हैं। अब उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जैसे 51A, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम सब पार्ट्स नहीं बोल सकते, एक्चुअली है वो पूरा पार्ट से, लेकिन नंबरिंग में आप देखेंगे तो 22 है। तो हम पार्ट 1 भाग 1 ये किस पेज नंबर से किस पेज नंबर पे है ये समझिए। तो ये एक पेज नंबर से लेके 4 पेज नंबर 1 से लेके 4 तक है। आप ये एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझ लीजिए कि पेज नंबर है, जो आर्टिकल है वो पेज नंबर है, और जो ये अनुसूची शेड्यूल है इसे एक अलग समझ लीजिए। इन्होंने एक जैसे हम ये समझते हैं कि आप कोई बुक देखते हैं तो उसमें बुक मार्क लगा देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बुक मार्क्स हैं। अब मैं बताऊंगा इन्हें धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझिए बिल्कुल ये हमारे चैप्टर्स नेम है, ये हमारे पेज नेम है, आर्टिकल पेज नेम, और अनुसूचियां क्या हो गई आपकी, सीधी सीधी एक बुक मार्क है। तो 12 बुक मार्क है इसमें। अब देखिए तो भाग 1 हम पढ़ेंगे, इसमें पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक ये है। मतलब भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक है। बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझिए। आर्टिकल 1 पेज नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मतलब भारत जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है। तो अब इस पे भी विवाद हुआ था कि भारत जो इंडिया है, तो हम क्यों ना भारत ही बोले, हम इंडिया क्यों बोलते हैं, जबकि हम भारत रत्न देते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने था SPIL को ऐसे ही खारिज कर दिया कि नहीं, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भारत जो राज्यों का संघ है, भारत जो राज्यों का संघ है, भारत या इंडिया, ठीक है। तो भारत और इंडिया दोनों नाम मेंशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं हुआ। द यूनियन एंड टेरिटरीज संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप ये समझिए कि संघ क्या होता है। आप यहां पे 2 संघ लिखा हुआ देख रहे हैं, एक लिखा हुआ मैं साफ साफ पढ़ देता हूं, फेडरल, और दूसरा लिखा है यूनियन। फेडरल का मतलब क्या होता है और यूनियन का मतलब क्या होता है, इसे आप समझिए। एक्चुअली दोनों का हिंदी है संघ। हम क्या करते हैं इसमें, हमने ये देखा कि जो संघ है वो फेडरल है और यूनियन है। फेडरल का मतलब होता है एक बहुत मॉडर्न तरीके में, मतलब जहां पे जो देश अमीर हैं, इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये पूरा घर है, इस घर में कुछ कमरे हैं, तो आप पूरे इस घर को एक कंट्री समझ लीजिए और इन कमरों को समझ लीजिए स्टेट, राज्य। तो अब ये जो संघ है पूरा ये कमरों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो भारत है वो कुछ कमरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज आ गई, स्टेट्स आ गए और
कुछ जो हम बाहर से लेंगे अर्जित क्षेत्र, उनको भी इसमें डाल दिया गया है। अब फेडरल का मतलब क्या हुआ? एक घर है जिसमें सारे जो 4 कमरे हैं, इमेजिन करिएगा, उस 4 कमरे में सारे लोग, कोई आईएएस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा टीचर है, आईएएस पीसीएस को पढ़ाता है, और कोई बहुत पैसे वाला है। ये चारों लोग बिल्कुल अपने अपने कमरे को अपना अपना बना के रखना चाहते हैं। इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं कि बगल वाला मेरा, क्यों? क्योंकि सारे लोग सक्षम है ना, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई आए, क्यों? उनसे मतलब ही नहीं है। मैं सक्षम हूं अपने कमरे को बना के रखने में, लेकिन समाज में भी तो रहना है। तो हमने क्या डिसाइड किया? हम 4 लोगों ने, जो अमीर हैं बिल्कुल, हम 4 लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक काम करते हैं कि हम एक दिखावे के रूप में ही सही थोड़ी थोड़ी पावर दे देंगे, लेकिन क्योंकि हमें एक देश के रूप में, कंट्री के रूप में दिखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, समाज में कंट्री के रूप में रहेंगे, लेकिन हम लोग अपने में ही सक्षम हैं चारों लोग, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम फेडरल बना के रखते हैं। फेडरल का मतलब आप लोगों ने समझा? मतलब जैसे अमेरिका, सिंपल, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ? उनके जो 50 स्टेट्स हैं वो बिल्कुल एकदम इंडिविजुअल एक कंट्री की तरह बिहेव करते हैं। उन्होंने बस केवल एक समझौता साइन कर रखा है, जिसकी वजह से एक यूनियन बना के रखा है उन लोगों ने, लेकिन उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। उनकी सिटीजनशिप अलग है, उनके फ्लैग्स अलग है, उनका रहन सहन अलग है। एक जगह से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये फेडरल का मतलब हुआ। ये बहुत जो अमीर देश है ना, वो अपने फेडरल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, एक साथ रहिए ना, जब मन करे चले जाइए, क्योंकि सब अमीर है ना, तो वो जाएंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अमीरों के बीच में देखेंगे तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता, मतलब ऐसा कोई मनमुटाव नहीं होता। वैसे तो बहुत सारे दिक्कत है अमीरों के साथ भी। अब हम आते हैं यूनियन पे। एक्चुअली हमने यूनियन को अपना बनाया। क्यों? क्योंकि हम अभी जब 1947 में आजाद हुए थे तो उतने अमीर नहीं थे, ना हमें इतना कोई नॉलेज था। हमने यूनियन बनाया। क्यों? अब एक घर है जिसमें 4 अभी मिडिल वर्ग के लोग हैं, मतलब मिडिल फैमिली हैं, जिनके पास कोई पैसे की उतनी बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है। तो उनका जो एक मेन हेड होगा वो क्या चाहेगा कि ये चारों लोग एक जगह रहें, ताकि एक दूसरे की जरूरतों को पूरी कर सके। कोई 10 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 100 कमा रहा है, वो एक दूसरे को पूरा करें। तो ऐसा ना हो कि कोई एक स्टेट बाहर निकल जाए, जो ज्यादा कमाने लग जाए, अचानक से अमीर हो जाए, वो भाग जाए छोड़ के कि मैं अलग कंट्री बनाऊंगा। मेन प्रोस्पेक्ट समझिए, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है। इसलिए भारत ने बोला कि नहीं, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही फॉर्म कर दिया है कि आपको एक साथ ही रहना है, आपको एक फॉर्मेशन में रहना है, आप अलग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर जरा सा, क्योंकि गरीब ही तो अमीर होगा ना, तो अगर जरा सा कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां आप देख सकते हैं ना कि डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा। कोई लुंगी में रहता है, कोई सूट में रहता है, कोई जनेऊ पहनता है, कोई जनेऊ नहीं पहनता है, कोई टोपी लगाता है। लोगों के रहन सहन अलग है, लोगों के खान पान अलग है। इसकी वजह से हमें पता था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे उन्हें पता था कि ये लोग बहुत देर तक एक नहीं रह पाएंगे। हम किसी तरीके से, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक करके रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हम इसे एक तो कर देते हैं, हम इसे बांध देते हैं टाइट करके, ये कभी ना भाग पाए। जम्मू कश्मीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, 7 सिस्टर्स है उसमें हमेशा उठती है, लेकिन आज तक कोई अलग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, आप इससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, और सोचिएगा भी मत। ठीक है, ये आप फेडरल और यूनियन समझ सकते हैं ना कि फेडरल कहां पे हो सकता है, अमीर देशों में हो सकता है। राज्य स्वतंत्र होते हैं अपने सारे निर्णय लेने के लिए, अपने सारे लॉज बनाने के लिए, केवल एक दिखावे के लिए ऊपर से एक कवरिंग है कंट्री की, जो एक प्रेसिडेंट चलाते हैं। ठीक है, यूनियन आप समझ गए। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें क्या है कि हम संघ हैं और उसके राज्य क्षेत्र हैं, कितने हमारे राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कहां कहां हमारी बाउंड्रीज हैं, किन से लगती हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में समझाया हुआ है। ठीक है। सेकंड, अधिग्रहित क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनाने के संबंध में, तो एक्वायर्ड टेरिटरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट। हमने ये व्यवस्था भी की हुई है कि अगर कोई बाहर का क्षेत्र है, कोई फॉरेन स्टेट है या फॉरेन कंट्री है, उसका कोई पार्ट, ठीक है, अगर हम जीत लेते हैं या वो हमसे मिलना चाहता है, तो हम उन्हें अपने कंट्री में मिला सकते हैं। फिर उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। ओके, अब तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज
आर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखिए, जो आपका द यूनियन, सॉरी मैं इसी पढ़ा देता हूं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड, जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, हम एक घर में रहते हैं बड़े से, इसके कमरे हैं, तो अगर ये आर्टिकल 3 ना होता तो हम अपने कमरे की मरम्मत भी नहीं कर पाते। अपने स्टेट की मरम्मत मीन्स कभी जैसे हमने सोचा कि ये दीवार गिरा करके एक बड़ा रूम बना लेते हैं, या ये बड़ा रूम है तो इसमें एक छोटा रूम कर देते हैं या चाचा जी आ गए हैं, अब उनकी फैमिली भी यहां रह रही है तो हम एक नया कमरा बना देते हैं, ये चाचा जी के नाम पे कर देंगे या किसी के भी नाम पे कर देंगे, तो हम ही कर सकते हैं। हम अपने घर के अंदर तोड़फोड़ कर सकते हैं, नए कमरे बना सकते हैं, नए कमरे को अपने अंदर ले सकते हैं, नए कमरे का नाम चेंज कर सकते हैं कि अभी ये दीदी का कमरा था, अब दीदी की शादी हो गई तो अब ये मेरा कमरा है, तो अभी तक जो दीदी का कमरा लिखा हुआ था अब वो मेरा कमरा है, तो मैंने नाम में परिवर्तन कर दिया कमरे के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज है उसे हम दूसरे स्टेट की बाउंड्री में मिलाना चाहें, या कोई क्षेत्र हम उस स्टेट में देना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भी उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना 2000 में, तो ये सारे क्या हुए, तेलंगाना बना हमारा अभी न्यूली, ठीक है। तो हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से ये सारी चीजें काट के नए स्टेट बना दिए, कुछ नए कमरे फॉर्म कर दिए क्योंकि हमें जरूरत थी। फिर हमने कुछ नए कमरों को अपने में भी मिला लिया, अंदर चलता रहता है वो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर नाम परिवर्तन, बाउंड्रीज की सीमा या कुछ भी चीजें बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, आर्टिकल 4 देखिए, अनुच्छेद 2 व 3 में हुए परिवर्तन अनुच्छेद 368 से बाहर रहेंगे। मतलब समझ सकते हैं इसका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। अभी आप पढ़ेंगे बहुत सारे केसेस जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था, ठीक। अभी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता था। तो यहां पे ही लिख दिया गया कि अनुच्छेद 2 व 3 में हुए परिवर्तन, कि अगर कोई बाहर का कंट्री अगर हमारे आता है, जैसे हमने सिक्किम राज्य को, सिक्किम देश को, पहले वो सिक्किम देश था, चाइना ने तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया, सिक्किम डर गया, मैं छोटा सा हूं कभी भी जा सकता हूं, तो उसने भारत के साथ मिलना सोचा। तो पहले मिलने के लिए सह राज्य बनाया हमने, उसे यूनियन टेरिटरीज बनाया था। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि नहीं हमारा कल्चर इनके कल्चर से मेल खाता है, तो उन्होंने पूरा स्टेट बना लिया हमने उसे, ठीक है। उसी तरीके से अभी एक केस हुआ था बेरूबारी केस, आप ये समझ सकते हैं, ये वाला जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं कि जो स्टेट है वो कभी कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपने से अलग नहीं हो सकते। तो ये 1960 में एक बेरूबारी केस हुआ था, बहुत ही फेमस केस था, डिटेल में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लीजिए क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। जब केसेस पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में है, बहुत सारे, गोलकनाथ केस है, बेरूबारी केस है, ये सारे केसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेरूबारी केस में क्या हुआ था कि यही चीजें हुई थी। जब रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया तो यहां पे तो हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया, तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें कुछ हिंदू जो बाहुल्य एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, और कुछ मुस्लिम बाहुल्य एरिया जो था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो था वो भारत में आ गया था। तो साइंस सी बात है कि हिंदू मुस्लिम के धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ था। तो हमने ये बोला कि क्यों ना हम मुस्लिम वाले एरिया को इधर दे दें और हिंदू वाले एरिया को अपने ले लें, ये मतलब एक्सचेंज ऑफर में। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने ये करना चाहा तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कहीं ये नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी भी अपने क्षेत्र को किसी और को दे सकते हैं, मतलब वो क्षेत्र किसी और देश का तो होने जा रहा था ना, हम दे नहीं सकते। हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत। हम लोगों ने समझा कि कैसे पार्ट 1 होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने हैं और ये सारी चीजें। अब आप लोग एक चीज और देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 2 डेट लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी, लेकिन हमने तो 15 अगस्त 1947 को आजादी पा ली। ये भी उसके पीछे भी एक उनकी स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी क्या मतलब, उनकी एक फ्रीडम देने की एक उनकी एक परंपरा ही है, मान के चलिए। क्यों?
क्योंकि 15 अगस्त को ही उन्होंने हमें आजादी क्यों दी? क्योंकि उन्होंने जून में ही ये सारी चीजें संसद से पास करा ली थी, जिसे जून योजना के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन एक्चुअली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस पे जापानीज ने 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था। इसलिए वो 15 अगस्त को जो फ्रेंडली कंट्रीज थी उन लोगों ने 15 अगस्त को ही अपनी एक विक्ट्री के रूप में उसे मनाते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी दिन खत्म हुआ था। इसलिए जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी वो जिस देश को भी फ्रीडम देते थे उसे ऑलमोस्ट 15 अगस्त ही उन्होंने चुना था। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को हमें आजादी दी ताकि हम इस डेट को याद रख सकें। खैर, हमने क्या किया था? 15 अगस्त को तो हमें आजादी मिल गई थी अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी एक आजादी का दिन मुकर्रर कर लिया था। वो दिन तक क्या था? 26 जनवरी। एक्चुअली इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि जब 1929 में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जब अध्यक्षता की थी, उस समय एक्चुअली गांधी जी को ही बनाया गया था, लेकिन गांधी जी ने अपनी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को दे दी थी। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज बोला था कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। एक्चुअली अंग्रेज भी चाहते थे कि इन्हें स्वराज दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर टाइप का, कि जो इंटीरियर मामले हैं वो भारत सरकार अपना संभाले और बाहर के सारे मामले ब्रिटिशर्स देखें, लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। मतलब कोई दखलंदाजी नहीं, पूरी की पूरी सॉवरेनिटी हमें चाहिए थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1929 को रावी नदी के तट पर एक फैसला लिया, एक शपथ ली कि हम 26 जनवरी 1930 से अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हैं, कि मतलब 26 जनवरी 1930 से हम आजाद हैं। और तब से हम 26 जनवरी 1930 से ही अपनी एक स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था। लेकिन अंग्रेजों ने हमें आजाद कब किया? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमें इस डेट को भी तो यादगार बनाना था। इसलिए हमने सोचा कि हम 15 अगस्त को आजाद तो हुए हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा 26 नवंबर 1949 में फॉर्म हो चुका था, बिल्कुल बन के रेडी था। कुछ हमने आर्टिकल्स अपने उस पर लागू भी कर दिए थे इंडिया पे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इसे भी यादगार बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लागू करेंगे। तो हमने कहा कि नवंबर तो आ ही चुका है, 2 महीने और बचे हुए हैं, दिसंबर बिता लेते हैं, जनवरी। जैसे ही जनवरी आई, 26 जनवरी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली लागू किया भारत देश पे, और इसलिए हमने इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, रिपब्लिक डे। क्योंकि हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमने अपनी शासन व्यवस्था कब चलानी सीखी, कैसे चलानी सीखी, ये सारी चीजें 26 जनवरी को भारत देश पे लागू हो गई। अब आप देखेंगे कि जितनी भव्यता से 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जाता है, उतनी भव्यता से 15 अगस्त का नहीं मनाया जाता। मनाया दोनों जाता है, दोनों हमारे लिए बहुत बड़े त्योहार हैं। लेकिन 15 अगस्त को क्या होता है? प्रधानमंत्री जाते हैं, लाल किले से भाषण देते हैं और दैट्स इट, खत्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा सेरेमनी होती है। लेकिन 26 जनवरी को क्या होता है? राजपथ पर, जिसे कर्तव्य पथ अब नाम दिया गया है, अच्छा है, ठीक है, कर्तव्य पथ पर पूरी की पूरी हमारी तीनों सेनाएं, हमारे जो भी उसके बल होते हैं, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ये सारी सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। बिल्कुल किसी एक चीफ गेस्ट को हम अपने यहां बुलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति सलामी लेते हैं वहां पर, और एकदम बिल्कुल एक कंट्री सेरेमनी की तरह हम लोग उसे मनाते हैं। जैसे और देश अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन भारत स्वतंत्र भी हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, 1930 के टाइम से, और आज ही के दिन हमने रिपब्लिक का दर्जा भी प्राप्त किया था। अब इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को शुरू किया। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको केवल एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एज अ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ना है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत अपने घर के बारे में आपको जानना चाहिए। हमारे घर का इतिहास क्या है, हमारे घर का भूगोल क्या है, हमारे घर का स्टोर रूम कहां है, किचन कहां है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है और आप इसे समझते हैं कि नहीं, कोई अगर ज्योग्राफी लेता है, कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है तभी पढ़ना है, तो आप अपने देश को ही पीछे लाने के काम कर रहे हैं। अगर आप अपने देश के बारे में जानेंगे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि और देशों के जो भी क्रांतिकारी थे उनकी थ्योरीज को पढ़ा, उनकी थ्योरीज को पढ़ के भारत पे अप्लाई करने की कोशिश की, तो
हमें एज अ सब्जेक्ट नहीं देखना है इसे पॉलिटिकल साइंस को, हमें एज अ नॉलेज देखनी है कि नहीं, हमें भी अपने भारत के बारे में जानना चाहिए। क्यों? हम अपने घर के बारे में नहीं जानते, हम अपने दादाजी के बारे में नहीं समझना चाहते, हमारे दादाजी कैसे काम करते हैं ये नहीं समझना चाहते, या हमारे पापा कैसे हमारे लोगों को एक बांध के रखना जानते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसे आप एज अ सब्जेक्ट मत देखिए, एज अ मतलब नॉलेज के लिए देखिए, बड़े बच्चे सब देख सकते हैं। और जितनी जरूरी रामायण, जितनी जरूरी हमारी कथाएं हैं, वो जितनी जरूरी हैं, दादियां दादा ये अपने बच्चों को जो सुनाते हैं, अपने नाती पोतों को सुनाते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने देश का संविधान बता सकते हैं कि हमारा देश काम कैसे करता है, क्यों वो जो प्रधानमंत्री हैं आज मोदी जी के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है, जहां भी जाते हैं जितने भी थल सेना जल सेना के अध्यक्ष हैं वो उनको इतना सम्मान देते हैं, लेकिन कल जब वो वहां से पद से उतरेंगे तो फिर वो उस तरीके के सम्मान फिर जो वहां बैठता है उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति का सम्मान नहीं, वो पद का सम्मान है। और वो पद का सम्मान क्यों है? क्योंकि वे पूरे जो पद हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। मोदी जी भी चाहे कि नहीं आज मुझे थल सेना अध्यक्ष या जल सेना अध्यक्ष या वायु सेना अध्यक्ष या आर्मी पूरी की पूरी और पुलिस वाले मेरे पीछे हैं, मैं जो बोलता हूं वो करते हैं, मुझसे डरते हैं, तो नहीं, वो आपसे नहीं डरते हैं, वो आपके पद से डरते हैं, और ये मोदी जी भी जानते हैं। इसीलिए हर 5 साल में एक बार फिर से मोदी जी एक आम आदमी बन के वापस हमारे बीच में आते हैं, और बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से फिर हम उन्हें चुन के अपना राजा चुनते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लोकतंत्र की पहचान होती है, जहां पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मोदी जी भी आज वहां पे है, आज योगी जी भी वहां पे है, कल योगी जी वहां नहीं थे, लेकिन योगी जी ने अपने इतने अच्छे काम किए, हमारे जनता के बीच में हमें संगठित करने का काम किया, इसलिए हमने उन्हें वहां पे बैठाया हुआ है, और ये योगी जी भी जानते हैं, और वो लगातार अच्छे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कल फिर मुझे वापस इसी जनता के बीच में आना है। तो इसलिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपने देश को बढ़ा रही है, तो ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, आगे की वीडियो जो नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये अगले वीडियो में है, प्लीज उसे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।